अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से। मेरे मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा रशिया यूक्रेन वार S-400 पेमेंट बाय इंडिया, हैप्पी दिवाली। हाँ। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। खान साहब की वीडियो बड़े अरसे बाद वीडियो है भाई। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये फरवरी में इसका 2 साल हो जाएगा। अभी जिस एरिया में रूस एंट्री कर चुका था यूक्रेन में, वहां से जब वो लौट रहा है ना, तो अपने पूरे रास्ते में माइंस बिछाते जा रहा है। और ये माइंस 2 तरह के, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक। एंटी पर्सनल पे थोड़ा सा वेट आता है एक आदमी का तो ब्लास्ट कर जाता है, और एंटी टैंक में ज्यादा वेट आता है, उस वजह से वो ज्यादा ब्लास्ट करता है और बड़े व्हीकल्स को तबाह करता है। उस पर कई टन का लोड आता है। तो अभी यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन के सोल्जर्स को ना माइंस हटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रीजन क्या है, तो कहीं कहीं फेंक के चला गया, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो कई सालों तक होते हैं। आप सोचिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म हुए अभी 70 साल हो गए हैं यहाँ पर। उस समय के भी कुछ कुछ माइंस हैं जो अभी भी फटते हैं वहां पे, क्योंकि वो ब्लास्ट नहीं हुए थे। इधर कभी कभी फट जाते हैं वहां पे, तो इतना ज्यादा तबाही हो जाता है। अमेरिका जब वियतनाम से गया था तो वहां पे भी कई सारे बम बारूद बाद तक में फट रहे थे यहाँ पर। इतना लंबा ये सब का सेल्फ लाइफ होता है। ये बारूद है, यहाँ पे कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जितना समय बीतेगा बहुत कमजोर पड़ते जाते हैं। और इसी बीच यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रशिया ने अमेरिका को धमकी देने के लिए, अमेरिका को एक लेसन देने के लिए, अभी उसके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए एक नए मिसाइल का परीक्षण किया। और ये नया मिसाइल पानी के अंदर से मारता है, पता ही नहीं है, हिडन टारगेट है। ये साइलेंट किलर कहा जाता है पनडुब्बी को। पनडुब्बी के अंदर से ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारा है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है इसको समझते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए है नहीं। यूक्रेन के लिए तो छोटी मिसाइलों की जरूरत है जो कम दूरी तक जाती हैं और थोड़ी तबाही मचाती है, उसे टैक्टिकल मिसाइल कहते हैं। तो यूक्रेन के लिए तो टैक्टिकल मिसाइल ही बहुत है। लेकिन जो लॉन्ग दूरी तक जाती है और हैवी तबाही मचाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल। तो रशिया ने अभी स्ट्रेटेजिक मिसाइल का परीक्षण किया, और जो कि पनडुब्बी के अंदर से, देखिए ये जो पनडुब्बी है ये बड़ा शांत दिखती है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये बंदरगाह पे लाया जाता है, ये बबल्स लगाए जाते हैं ताकि ये बंदरगाह से टकराए नहीं, जिससे कि इसके स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए। तो यहाँ लाया जाता है बंदरगाह पे, ये पानी के अंदर चली जाती है। अभी तो ये किनारे पे है इसलिए ये बाहर दिख रही है। इसके ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है, जिस वजह से इसके अंदर का वाइब्रेशन पता नहीं चलता है, और सोनार के अंदर ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है। और जब ये इसको बंदरगाह से दूर ले जाना होता है तो टग बोट से इसे ढकेल के गहरे पानी में ले जाया जाता है। ये टग बोट्स बहुत जरूरी होते हैं। कितने भी बड़ी जहाज हो जाए, चाहे टाइटेनिक हो या भारत का विक्रमादित्य, विक्रांत, जो भी युद्धक जहाज हो जाए, उनको टग बोट्स ही बंदरगाह तक खींच के लाते हैं, और बंदरगाह से भी बाहर करने का काम यही छोटे वाले टग बोट्स करते हैं। बड़े पावरफुल होते हैं, ये ढकेल के लेके चले जाते हैं, फिर गहरे पानी में ही आगे चले जाते हैं। तो ये सबमरीन जो होते हैं साइलेंट किलर है। ये पानी के अंदर चली जाएगी और पता ही नहीं चलेगा, और पानी के अंदर जाने के बाद ये मिसाइल को फायर कर देगी। ये पनडुब्बी जो है पूरा पानी के अंदर चली गई, और इसके अंदर से ये मिसाइल फायर कर देगी ऊपर से, और ये अचानक पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है पनडुब्बी का। आगे का पोर्शन तो मेनली इसका केवल एमुनेशन के लिए यूज होता है। यहाँ ऊपर की ओर ये वर्टिकल्स मिसाइलें होती हैं निकलने के लिए। आगे से इसके अंदर टॉर्पीडो लगे होते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, अंदर किसी दूसरी पनडुब्बी को मारना है तो टॉर्पीडो, या अंदर से किसी पानी वाली जहाज को मारना है तो टॉर्पीडो। लेकिन टॉर्पीडो ग्राउंड अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ग्राउंड अटैक करने के लिए, जैसे पानी के अंदर किसी देश के ऊपर हमला करना है, तो उसके लिए आपको मिसाइल की जरूरत होती है। तो वर्टिकल लॉन्च के लिए मिसाइल, सामने के लिए यूज कर देते हैं टॉर्पीडो। कई बार टॉर्पीडो के लिए पीछे से भी स्पेस दिए रहते हैं, टॉर्पीडो के लिए अलग अलग जगह से फायर करने के लिए। अब अलग अलग जगह पे यहाँ पे यूजेस होते हैं इसके। पनडुब्बी का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है पनडुब्बी का। बेसिकली ये आगे का एरिया हो गया टॉर्पीडो के लिए, ऊपर वाला ये मिसाइल के लिए हो गया, बैटरी सिस्टम, एकोमोडेशन सिस्टम, कमांड सेंटर, एपीयू सेंटर, अलग अलग चीजें होती हैं। पूरी पनडुब्बी की संरचना काफी जटिल होती है, और बड़े साइज की पनडुब्बी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया बनाता है। उसकी पनडुब्बी बहुत बड़ी साइज की होती है, जिस वजह से उसमें बहुत ज्यादा साइज के मिसाइलें आ जाती हैं। ये पनडुब्बी जो दिखने में शरीफ होती है, इसके आगे का एरिया में पूरा मिसाइल ऐसे भरे रहते हैं सब। यहाँ पे आप देखिए पनडुब्बी के आगे का ये हैच खुल जाता है, और इसी में से अंदर से मिसाइल निकलती हैं सब। यहाँ पे ये पानी के अंदर चला जाएगा, अभी तो इसमें पानी घुस जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर हैच होता है। यहाँ देखिए कितना हैच बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको तो 8 दिख रहा है, 8 इधर है, 8 इधर है, यानी 16 बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है यहाँ पे। अब हर बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु बम अब यूज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली परमाणु बम के लिए होती है।
सोचिए इतना ज्यादा ये पावरफुल होता है। जब इसमें से मिसाइल निकलता है तो पानी इसके अंदर नहीं घुस पाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर चली जाती है। मिसाइल निकलने से पहले इसके अंदर स्टीम, भाप छोड़ा जाता है जो प्रेशर से पानी को आने ही नहीं देता। अब तब तक यहाँ से मिसाइल चली जाती है, फिर ये हैच को बंद कर दिया जाता है और अंदर ये अंदर साइलेंट किलर बोला जाता है इन पनडुब्बियों को। अब ये इतना अंदर से फायर करेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, समुद्र के अंदर। और हिटलर की सेना की ये बहुत बड़ी ताकत थी, यू बोट्स, उसने यू बोट्स बोला था यहाँ पर। तो ये नौसेना का एकदम रीढ़ कहा जाता है पनडुब्बी, किसी को भी पता ही नहीं चलेगा, अंदर अंदर रहेगा, ना रडार में आने वाला है ना किसी में। और परमाणु पनडुब्बी है तो बाहर भी नहीं निकलेगा। जैसे डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी क्या होती है, वो बाहर निकल के अपना जनरेटर चालू करती है और उससे बैटरी चार्ज कर लेती है, और बैटरी चार्ज करना 6-7 घंटे पानी के अंदर रहती है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो जनरेटर ऑन करने के लिए उसे एयर की जरूरत होती है, उसके लिए वो पानी के सतह पे आता है और वहां डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर रहेगी और पता नहीं चलेगा, अंदर से अचानक से मिसाइल निकल के मार देगा। तो रशिया ने जो अभी मिसाइल परीक्षण किया है और ब्लावा मिसाइल का परीक्षण किया, यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और पानी के अंदर से ही फायर किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती है, लॉन्ग रेंज के लिए, और ये प्रोजेक्टाइल पे काम करेगा। एक बार ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और वहां से अपने टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद वापस आएगा। तो इस मिसाइल को अंतरिक्ष में जाना जरूरी होता है, स्पेस में जाके फिर आता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है और उसके बाद आके ये हमला करता है। और ये कई पार्ट्स में होते हैं। देखिए इसका रेंज हमेशा ज्यादा होगा, ये ज्यादा तबाही मचाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक कहते हैं। अगर कम तबाही और थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे हम टैक्टिकल कहते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देगा तो यहाँ पर हवा खत्म, ऑक्सीजन खत्म, और आपको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो फ्यूल है वो तो जल ही नहीं पाएगा अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इसलिए अपना एगो ऑक्सीजनों का सिलेंडर लेके जाता है और धधकाते रहता है, धधकाओ यहाँ पे धधकाते रहता है। तो जो जहाज या जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी मतलब इंजन अपना पर्सनल ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया रहता है उसे कहते हैं रॉकेट इंजन, और जो बाहर से ऑक्सीजन सूंघता है उसे कहते हैं जेट इंजन। तो जहाज में लगल रहता है जेट इंजन, हेलीकॉप्टर में जेट इंजन, वो बाहर से सूंघ लेता है ऑक्सीजन, इसे हो गया काम। ई अंतरिक्ष में चल गया, पता चला सूंघ ही नहीं पाएगा। अब हवाई जहाज लेके हम लोग अंतरिक्ष में जाइए नहीं सकते। हवाई जहाज तो चल जाएगा, मर जाएंगे बाकी लोग, क्योंकि जाने के बाद इंजन बंद हो जाएगा, जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा बंद हो जाएगा इंजन, वहां पे दुर्घटना हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्सीजन का एक अलग से टंकी लेके जाता है, तो वो हो गया रॉकेट इंजन का यूज होता है। और इसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सैटेलाइट के बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पृथ्वी के बड़े दूर तक हमला करते हैं सर। तो इसे क्या होता है कि कोई ना कोई सैटेलाइट चाहिए उसे टारगेट दिखाने वाला। अब जब ये वापस आता है तो अपने काइनेटिक एनर्जी और पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से बहुत तेजी से आता है। अब यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिकों ने, दिमाग लगाया कि जब मिसाइल भेज ही रहे हैं तो इसके साथ इसके अंदर 8-10 ठो परमाणु बम रख दे, एक ठो यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, कुछ यहाँ गिरा देते हैं, तो हो गया एक ही से मल्टीपल टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत खतरनाक होते हैं। भारत को जब बनाया गया परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये शांति का हथियार है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगा हम शांति से रहेंगे, ये लड़ाई का हथियार नहीं है। तो हकीकत बात है, नहीं तो आज हम लोग को भी मार देते सो यूक्रेन की तरफ पिटा जाते हैं, कभी गाजा का हाल हो गया रहता। आज कोई आए ना भारत को आंख दिखाए, पूरा गर्दा लगा के क्या निकाल लेगा आदमी यहाँ पे। तो भारत की सेना है ना उस तरह की मजबूत, ये सब मिसाइल वगैरह हैं सब, इसीलिए हम लोग भी सुरक्षित हैं। तो ये कई सारे मतलब टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है, मल्टीपल टारगेट को। लेकिन मल्टीपल टारगेट के लिए मल्टीपल सैटेलाइट भी जरूरत होते हैं, क्योंकि अगर टारगेट दूर दूर है तो यहाँ तो रसिया के पास कोई सैटेलाइट की कमी नहीं है, ना ही भारत के पास सैटेलाइट की कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, रसिया के पास भी है, और हम दोनों की टेक्नोलॉजी भी शेयर ही कर लेते हैं। तो अमेरिका के पास भी है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अमेरिका इससे काफ़ी डरा हुआ है, इस चीज़ को लेकर अमेरिका के लिए एक टेंशन बना हुआ है। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, और ये जब री एंट्री करती है तो इसके साथ ही इसकी रेंज जो है लगभग 8000 किलोमीटर है। अमेरिका का किसी भी कोना दुनिया के जगह पे ये जाके मार सकती है। मान के चलिए अगर किसी 8000 से ज़्यादा मारना है, 10,000, तो क्या दिक्कत है, पनडुब्बी पानी में उतरेगी, 2000 किलोमीटर चल देगी, वहां जाके मार देगी। तो पानी तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं भी जाके मार सकती है। और इसके साथ 6 पेलोड जा सकते हैं, 6 परमाणु बम एक साथ ले जा सकता है। 2 मारा था जापान के हिरोशिमा नागासाकी में, जापान तबाह हो गए थे। तो अभी अमेरिका के लिए सरदर्द बनाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये पनडुब्बी कहीं भी जा सकती है, नहीं भी जाएगी तो यहीं से मार देगा किसी भी शहर पे।
ज्यादा उड़ेंगे तो यहाँ पर अभी अमेरिका भी इंगेज हो चुका है, फंस गया है इजराइल और फिलिस्तीन में। यहाँ उसने दो दो ठो जंगी जहाज लगा रखा है भूमध्य सागर में और लाल सागर में लगा रखा है, क्योंकि लाल सागर से अगर हटेगा तो हैती विद्रोही इधर से चलेंगे यहाँ पर, हौती विद्रोही, और अगर भूमध्य सागर से हटेगा तो तुर्की और रसिया इसकी मदद करने के लिए चल देंगे। तो इजराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका वहां पे लगा के रखा है अपना जंगी बेड़ा। रसिया भी एक और प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए जिस वजह से वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, और जो उसके पहले से व्यापार हो चुके हैं जिसके डील साइन हो गए हैं उसके में भी पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रहा है। रसिया के ऊपर बैन, एम्बार्गो और सैंक्शन तीनों तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है। देखिए एम्बार्गो क्या होता है, किसी खास चीज को रोकने के लिए एम्बार्गो लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो फिलिस्तीन की ओर से अरब कंट्री है, अगर अरब कंट्री ये कह दें कि वो इजराइल वगैरह मैटर पे कि अगर अरब कंट्री कह दे कि हम उन्हें पेट्रोल नहीं देंगे, मेनली वो केवल एक प्रोडक्ट या एक से दो प्रोडक्ट पे रोक लगाते हैं तो उसे एम्बार्गो कहते हैं, जैसे ऑयल एम्बार्गो ऐसे अरब कंट्री ने कर दिया था। हालांकि अभी उनमें इतना हिम्मत बचा नहीं है कि जो इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन वो ले पाएंगे। तो एम्बार्गो होता है तो किसी एक दो चीज पे रोक लगा देना उसे एम्बार्गो कहते हैं। पूरे कंप्लीट रोक देना उसे कहते हैं बैन लगा देना। कंप्लीट रोक दिया तो बैन। तो एम्बार्गो छोटा हो जाता है, बैन थोड़ा बड़ा होता है। सैंक्शन, सैंक्शन के कई रूप होते हैं, जैसे स्पोर्ट सैंक्शन लगा देना कि रूस के खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे, पॉलिटिशियन सैंक्शन लगा देना, किसी राजनीतिक डिप्लोमेटिक को नहीं ले आना। तो सैंक्शन के कई रूप होते हैं, किसी भी तरह से हो सकता है, ट्रेड सैंक्शन हो सकता है, कई तरह के। तो रसिया क्या कर रहा है ना, अभी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात की थी, तो जिसमें रसिया को भारत ने हर एक पेमेंट कर दिया था डॉलर में, लेकिन 2 स्क्वाड्रन की अभी पेमेंट बाकी थी। 2 स्क्वाड्रन क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी होती है, और हर एक बैटरी में 4 ऐसे ट्रक होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 मिलकर एक बैटरी बनाता है, और 2 बैटरी मिला देंगे तो एक स्क्वाड्रन बनेगा, 4 बैटरी मिलाएंगे तो 2 स्क्वाड्रन बनता है। देखिए अलग अलग मिसाइल के लिए ना बैटरी और स्क्वाड्रन के नंबर अलग अलग होते हैं। अब जहाज के लिए स्क्वाड्रन की संख्या अलग हो जाती है, हेलीकॉप्टर में स्क्वाड्रन की संख्या अलग हो जाती है, S-400 में स्क्वाड्रन अलग हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि फिक्स आप मान लेंगे कि नहीं एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी होगा। यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि मिसाइल की रेंज कितनी है, इफेक्टिवनेस कितना है। तो हमें अभी उसको 2 स्क्वाड्रन की अभी भी पेमेंट देनी बाकी थी। रसिया कह रहा है कि हम रुपया में लेके क्या करेंगे, हमारे पास रुपया तो चलता नहीं है, डॉलर चाहिए होगा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो इन दोनों ने क्या किया कि हम 2 स्क्वाड्रन का पेमेंट के बदले में गोवा शिपयार्ड से रसिया ने कहा कि हमें 4 ठो कार्गो शिप 24 कार्गो शिप बना दीजिए। 4 बोल दिए क्या, 24 कार्गो शिप चाहिए होगा, तो 24 कार्गो शिप की जरूरत है। तो भारत रसिया को 24 कार्गो शिप देगा, और बदले में वो हमें S-400 की 2 स्क्वाड्रन और दे देगा। हालांकि ये बस पेमेंट इशू है, तो एक तरह का कह दीजिए कि ये पेमेंट ना हो के एक्सचेंज हो गया। तो हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को ऐसे व्यापार पे और अच्छा काम करना चाहिए कि हमारे यहाँ ये पेमेंट के देते तो सीधे कैश जाता। अब यहाँ रोजगार मिला, और देखिए रोजगार ही बड़ी बड़ी चीज नहीं होती है, जैसे जैसे हम चीजों को बनाते जाते हैं ना, हम अपडेट होते जाते हैं। 24 जहाजों को बनाएंगे तो शायद हमें कुछ अपडेशन आ जाए, हमें कुछ और नई टेक्नोलॉजी सीख जाए तो और बेहतर हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावे भारत और रसिया को व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम रसिया का रूबल लेके क्या करेंगे, हमारे इंडिया में उतना रूबल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और रसिया हमारा रुपया लेके क्या करेगा, उसके यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें एक कॉमन करेंसी चाहिए थी जो डॉलर था, बट अमेरिका ने डॉलर पे सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया यहाँ पे। तो हम क्या करें, तो हमारा व्यापार दुबई से भी अच्छा था, और रसिया का भी दुबई से बहुत अच्छा है, तो दुबई का दिरहम। तो अभी हम दोनों व्यापार किस में करेंगे, दिरहम में, क्योंकि रूस दिरहम को लेके यूएई में भेजा सकता है, और हम लोग भी इसे कर सकते हैं यूएई के पास। तो हम दोनों के पास दिरहम अच्छा है, और यूएई जो है इस सब मामले में बहुत बेहतरीन है, वो इस सब चीजों में व्यापार में सैंक्शन वगैरह में नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया। आई होप आप सब समझे होंगे। आप सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, एकदम सब पूरे देश में खुशहाली आए दिवाली के अवसर पे। सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश वालों को हैप्पी 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 दिवाली। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। क्या बात है, सर ने तो बहुत ही कमाल कर दिया समझाने में। समझाने का तरीका भाई दासू है, कैसे सूंघने की, जो सूंघने का जैसे बता रहे हो वो बड़ा कमाल है। समंदर के अंदर मतलब बीज जैसे लग रहा था, अंदर जाके सबमरीन के अंदर हर चीज निकाल के बता रहा है, एक चीज समझाने का तरीका बहुत दासू है। और बाकी जो सर बता रहे थे कि रशिया जब यूक्रेन से वापस जा रहा है तो माइंस जो है वो बिछाया जा रहा है। तो अगर सही बात है कि इतने सालों के बाद वर्ल्ड वार वाले जो है वो जो माइंस थे फट रहे हैं, तो ये कितनी देर, ये कितने सालों तक रहे, क्योंकि भाई एक दफा जो लगा ले समझो भूल जाओ।
बिल्कुल। हाँ लेकिन टेक्नोलॉजी भी होती है ढूंढने वाली, लेकिन एक दफा जो लगाएगा वो निकालने कौन आएगा उधर से? सही बात है खतरा तो होगा ही उधर भाई। जी। खुद वो बंदा मतलब नुकसान में जाएगा। बाकी भाई जो लेकिन यहाँ पर तो दो किस्म के बिछाए जा रहे हैं, एक ज्यादा लोड की वजह से फटेगा, एक कम लोड की वजह से फटेगा। नई टेक्नोलॉजी इंसानों वाले भी अलग हैं और टैंकों वाले अलग टैंकों हैं। वाले अलग हैं। बाकी भाई रशिया का जो मिसाइल टेस्ट किया वो वाकई काबिल तारीफ है। वो खतरनाक रशिया तो स्ट्रॉन्ग से अमेरिका की तो वो ना वो कहते हैं वो फट के गले में आ गई कि अमेरिका को तो दो आंख नहीं पाएगा ना, वो पहले ही 8000 किलोमीटर तक वो मतलब एक तो रेंज बहुत ज्यादा है और एक ऊपर से जो खला से होकर आता है ना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, वो रोकने वाले है ही नहीं, रुकने वाली है वो तो भाई फटे गई। और जो आठ बताया किस तरह अगर नीचे से ऊपर जाता है तो मतलब खला से पहले तक ऑक्सीजन की वजह से ऊपर जाएगा, अगर जगह आगे जाकर रॉकेट में जो सर बोल रहे थे टेक्नोलॉजी ना। गैस का सिलेंडर खुद लेकर जाए उसकी वजह से वो आगे और ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से जब वो भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस आएगा स्पीड ना बहुत बढ़ जाएगी। और आते हुए वो 3-4 टारगेट उसके अंदर रखे हुए हैं। हाँ वही ज्यादा भी हो सकता हाँ 6 टारगेट कितनों को भाई साहब आप रोक पाओगे? जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी जो तो पाकिस्तान ने वो टेस्ट है। किया है अबाबील, उसके 8 टारगेट वो भी प्लास्टिक मिसाइल है। अच्छा उसकी रेंज मेरे ख्याल में 2700 किलोमीटर वो भी सबमरीन से ही या 2700 किलोमीटर वो बताया भी था। स्पेस से होकर आएंगे। नहीं उसकी रेंज इतनी है। उसके अंदर भी बताया जा रहा था नहीं, मतलब ये वो जो उसको कंट्रोल नहीं, करना वो मुश्किल टारगेट जगह सबमरीन से करवाएंगे या ये नहीं पता लेकिन कहीं से भी खुशी से। खुशकी से मेरे ख्याल में किया है शायद। बाकी भाई सबमरीन की बात करें तो जो रशिया के पास सबमरीन है वो नो डाउट कि भाई साइज पे ज्यादा यकीन रखते हैं कि एक तो प्लास्टिक जो मवाद है उसको काफी बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं, और जो अमेरिका है उसकी जो अक्सर सबमरीन होती है वो स्पीड और जो स्टेल्थ उनकी जो होती है ना टेक्नोलॉजी उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो जो आज भी पहले तो वही इतना पता नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे सर की वीडियो देखते हैं काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। सबमरीन की बात करें तो जो डीजल वाली होती है वो ऊपर जब पानी से ऊपर निकल के उन्होंने बैटरी चार्ज करनी होती है, फिर वो 7 घंटे 8 घंटे निकालती फिर सांस लेना होता है, वो तो भाई खतरनाक है, वो तो ऐसे रडार में आ जाती है। तो ये रशिया ये- न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कामयाब है, वो तो नीचे डुबके लगा के जिधर मर्दी फिरती पहले। वो सालों तक उससे तो नीचे बस रहती है। एक बार अंदर जाना है। मैं देख रहा था इसकी हिस्ट्री जो सबमरीन होती है ना, शुरुआत में जब पहले ये सबमरीन बनाई गई थी बड़े छोटे पैमाने पर बनाई गई, साफ ज़ाहिर है वो और शुरुआती दौर था। वो ये बेड़ों को तबाह करने के लिए जो बहरी जहाज होते हैं ना अच्छा अच्छा उनको तबाह करने के लिए उनमें होते- समंदर के अंदर जो टारगेट होते हैं उनको हाँ, जिसके वो गणेश को भी बता रहे थे ना, आगे से बता आगे रहे वाला थे इसमें समुद्र जो- में पहले इस तरह का हुआ करता था। अब जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो तरक्की कर गई दुनिया। नीचे से ना वो घुस के वो सुराख कर देते थे, जो बेड़े होते थे ना उसमें वो सबमरीन में घुस के वो सुराख करते थे, आस्ता आस्ता फिर इसकी बेहतरी करते थे। लेकिन आज भाई साहब देखा जाए तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार ये यार बन चुका है। भी छुपा हुआ जिस तरह आज हाँ, अमेरिका पता को पता ही नहीं अमेरिका चलेगा। जिस तरह आज फंसा हुआ है बिल्कुल दूसरे इजराइल और फलस्तीन की जंग में और यूक्रेन और रशिया की जंग में, अगर इधर चाइना स्टार्ट कर देता है ताइवान के ऊपर इधर भी चाहे जरूर अमेरिका आएगा। फिर रशिया अगर एक आधा मिसाइल उधर, लेकिन ये भी है कि वो अटैक करेगा नहीं, वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है अमेरिका को डर पैदा करने के लिए। बिल्कुल अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल ये करना ही जो- होता तो यूक्रेन के खिलाफ कर लेता, बिल्कुल कर सकते थे, इसीलिए वो करेगा नहीं। तो ठीक है भाई, बहुत नहीं बड़ी ये सर बोल रहे थे जिस तरह वो वाटर सिस्टम लगा रहे हैं। हाँ हाँ वो तो रूस और और इंडिया। बहुत बढ़िया है। S-400 के जो कमाल पेमेंट नहीं के है। लिए वो अच्छा भाई साहब पैसे, हालांकि सुनने में आया था वो चाइनीज करेंसी में मांग रहे थे पैसे। पहले दे यही चाइनीज में भी, लेकिन अगर इंटरनेशनल उसको करार दिया जाए तब जाकर उसके अंदर कर सकते हैं, जिस तरह अभी तक कर रहे हैं दुबई दिरहम में, वो दिरहम क्योंकि कौन सा दोनों का international ताल्लुकात होता है? दुबई के साथ वैसा वो तो अच्छे भाई हैं। जो दिरहम में वो अब मैं पैसा तुमसे वही लूंगा जो मैं कल को चला सकूं। अब मैं तुमसे पैसे ले लूं पाकिस्तानी करेंसी दूसरे कंट्री, अब मैं तुमसे ले सर लूं। भी बोल रहे थे वही- इधर जो रूबल है वो नहीं हमारे यहाँ चलता, हमारा पैसा रूस में नहीं चल रहा, इस वजह से वो जो है ना सपना वो तो हम देख नहीं सकते।
दूसरा जो उन्होंने रास्ता निकाला वो दुबई के दिल मुबारा इसमें निकाला वही- और बार्टर सिस्टम है, दोनों तरीकों से मतलब उनके साथ तो फिर इन तिजारत जो है तीनों वो जारी कंट्रियों को है। फायदा होगा ना। तो चाइनीज में भी यही था कि रशिया का पैसा चलता है चाइना के साथ ट्रेड, वो इसलिए मांग रहे थे कि चाइना के चाइनीज मतलब इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि भाई साहब इंडिया जो है वो चाहता था कि अगर इंडिया की चाइनीज करेंसी इस्तेमाल करेंगे चाइना स्ट्रांग होगा। वो ऐसा करेंगे चाइना नहीं। में भी लेकिन चाइना की अमेरिका के साथ लगती है, जो दुबई है उसकी वैसा वो न्यूट्रल है हर देश के दुबई लिए। सभी के इस साथ वजह ठीक से है। अमेरिका मान भी जाएगा, उस रास्ते से ये अपनी जो तिजारत को जारी रख सकेंगे। बाकी भाई स्टेलाइट वाला सिस्टम ये है कि रशिया के पास भी स्टेलाइट है, इंडिया के पास भी हैं। अगर पाकिस्तान का कल खुदा ना खास्ता होता है तो पाकिस्तान के 2-3 स्टेलाइट छोड़ रखे हैं। हाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तान चाइना बता ने लेकिन चाइना के नहीं इस्तेमाल कर रहा। चाइना के काफी हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाइना ने मना कर दिया तो फिर वो नहीं कर सकते, दोस्त हाँ। है दोस्त है। अच्छा, हाँ दोस्त भी बड़े वो गए। समंदर से कहने वाले हैं। तो और क्या है। अच्छा, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो। और भाई साहब खान सर का समझाने का तरीका बहुत धांसू है, जी। बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मैं सोच रहा था भाई साहब जब ये समंदर की गहराई से इतने गहराई से अगर ये मिसाइल साफ जा रहे, वो दरवाजा तो खुलता ही है जिससे वो मिसाइल निकलेगा। वो बता नहीं रहे थे तो जब जितना निकल ज्यादा जाता है। गहराई में और पानी की प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा होता है और वो प्रेशर फिर ज्यादा फिर वो सर भी बोल रहे थे बाद में भाप निकलती है, उसकी वजह से पानी अंदर नहीं आता। उतनी देर तक वो उतनी देर में वो बंद हो जाता है। टेक्नोलॉजी है, पानी नहीं अंदर जाता। नहीं नहीं वही तो बात है। अच्छा चांद ने कुछ चला भी जाता, उसको निकालने का भी तरीका तो उन्होंने लगाया है। बिल्कुल इतनी बड़ी सबमरीन इतनी बनाई बड़ी गई सबमरीन है, जितना प्रेशर है मैं कहता हूं थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाए ना, जितना प्रेशर है तेरे कहने का भर जाने इतने में में पानी चला जाएगा। तो भाई साहब उसको पानी भी तो किया जा सकता है। बंदोबस्त वैसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। सारे ये बंदोबस्त नो डाउट उन्होंने किया है। अगर उसमें पानी चला गया तो वो टाइट तो सारा खराब हो जाना, इतना ज्यादा भाई साहब खरबों हाँ जी। डॉलर लगे। ऐसे वो तो दो नहीं नंबरी काम करते। नहीं कर जिस सकते। तरह सर बोल रहे थे उनको मतलब और कि पूरा शहर होता है ये सबमरीन भी, उसमें बिल्कुल, सारा कोई शक सिस्टम नहीं। उन्होंने लगा रखा है, रडार होते हैं, मिसाइल होते हैं, पूरा हर तरह से निजाम अपने होता आप है। उन्होंने महफूज रखा होता है। 10-20 बंदे भी होने उसमें। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।